Hello friends, today I am going to take a class over electric potential energy of a point charge in uniform electric field of 2-point charge system, 3-point charge system and many number of charge system. Apart from it, we are going to study in this class electric potential energy of electric dipole, the work done in rotating an electric dipole in uniform electric field and electric potential energy of dipole in uniform electric field. Apart from it, we are going to study in this class equipotential separation and its usage. Now let us start the electric potential energy of a point charge in uniform electric field. Electric potential energy of a point charge in uniform electric field. ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। भाई इसमें एक बात मैं बताऊं, ये यूनिफॉर्म के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो भी सेम कंसेप्ट विल बी वर्कआउट हियर। यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहां पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज का, इस पॉइंट पी पे जो क्यू चार्ज रखा हुआ है उसका मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a point charge in uniform or non-uniform electric field is defined as the work done in bringing that charge from infinity to that point P here. So what I will say, अगर हमारे पास if V be the potential of point P due to इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से अगर पी पॉइंट का पोटेंशियल वी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन हम क्या कर सकते हैं, वी व्हाट इज कॉल्ड वी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। वी जो होता है ये वर्क डन के बराबर होता है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में। तो टोटल अगर क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू क्यू, दैट इज क्यू इंटू दिस मच। इसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे क्यू चार्ज की एट पॉइंट P। देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q इंटू VP। Vp से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अगर यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा तो जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P का वही वर्क डन के बराबर होगा। ये हमने डेरिवेशन पहले किया हुआ है। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज Q into V। दिस इज द वर्क इक्वल टू द वर्क डन, देन इट्स यूनिट विल बी जूल इन MKS सिस्टम। क्लियर? देख लेते हैं। Now the next point, electric potential energy of 2-point charge system. Electric potential energy of 2-point charge system. 2-point charge system. Suppose is electrical charge system be consisting of charges Q1 and Q2 at separation small r. At separation small r. Then how we are going to define electric potential energy of a system? इससे पहले वाले केस में सिस्टम में केवल एक चार्ज था, दूसरा पार्ट था जो इलेक्ट्रिक फील्ड था। किसकी वजह से जनरेट होता है आई एम नॉट नोइंग, दैट इज नॉट क्लियर टू अस। बट इन दिस केस देयर इज 2-point चार्ज सिस्टम, इसके अलावा कुछ और भी नहीं, कुछ भी और यहां पे नहीं है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम, पहले डेफिनेशंस की देख लें है क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इन द सिस्टम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस acting on them due to others.
फिर से इसको समझ लें। जब हम लिखना चाहेंगे लिखेंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge system is defined as the work done in bringing all the charges from infinity to their respective positions against the electric forces of the constituent charges on each other. जो constituent charges होते हैं एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट पूरे चार्ज सिस्टम को असेंबल करने में उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जितना वर्क करना पड़ता है यही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्लियर? तो यहां पे मेरे पास चार्ज सिस्टम में दो चार्जेस हैं Q1 Q2। जब इन दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से इनकी पोजीशन पे लेके आएंगे तो एक दूसरे पे जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्कआउट कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे, एग्जर्ट कर रहे होंगे, उसके अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस सिस्टम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर? देयरफॉर हमने कहा लेट W1 एंड W2 बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 एंड Q2 चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस वन बाय वन। तो जब हम सबसे पहले W1 Q1 को लेके आए थे तो पहले से सिस्टम में हमने क्या किया, यहां पे समझ लें, सिस्टम को बनाने के लिए पहले मैं Q1 चार्ज को लेके आया, उसके बाद Q2 को लेके आया और देखा कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब पहले चार्ज को लेके आया था तो उससे पहले सिस्टम में कोई दूसरा चार्ज नहीं था, लेकिन जब सेकंड चार्ज को लेके आया तो पहला चार्ज वहां पे मौजूद था। मींस जब फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा क्योंकि सिस्टम में कोई चार्ज पहले से मौजूद नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा होगा, इस वजह से मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो W1 क्या होगा, हम कहेंगे as no charge is present before Q1 was brought, as no other charge is present before Q1 is brought, therefore no work has to be done in bringing Q1 charge as no electric force is active on it. Now W2, this is the equation number 1, W2। अब हम जब Q2 को लेके आ रहे हैं, Q1 पहले से मौजूद है तो Q2 को लाने में Q1 उस पर फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हम कहें V सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 ड्यू टू Q1 चार्ज इनटू किस चार्ज को लेके, ये तो हो गया यूनिट चार्ज को लाने में। इस पॉइंट पे अगर यूनिट चार्ज को लेके आता तो इसकी वजह से जो इसका पोटेंशियल होता, जहां पे चार्ज Q2 प्लेस किया जा रहा है, Q1 की वजह से उस पोजीशन का जो पोटेंशियल होता है उतना वर्क मुझे यूनिट चार्ज को लाने में करना पड़ता है। तो Q2 चार्ज को लाने में Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा K Q1 by R into Q2। Therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम W1 plus W2, W1 0 है, K Q1 Q2 by R। और हम अगर इसको समराइज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू K Q1 Q2 by R। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इस पे बेस्ड होकर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले हम लेंगे। Now question, what does mean by if the electric potential energy of a system is positive? What does mean by if the electric potential energy of 2-point charge system is positive? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम का पॉजिटिव है तो भाई साहब K तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव होता है, R पॉजिटिव होता है, ये यानी Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही निगेटिव होने चाहिए। जब Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे लाइक चार्जेस होंगे, निगेटिव होंगे तो भी लाइक चार्जेस होंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब दोनों चार्ज को मैं लेके आऊंगा, सिस्टम को बनाऊंगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो दोनों को बनाने में, इंफिनिटी से यहां तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वहां निगेटिव आ रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे पास हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मीन बाय व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव? आई विल से नेगेटिव होगी तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ा होगा, सिस्टम ने खुद को फॉर्म करने में खुद वर्क कर लिया होगा। भाई अगर ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो Q1 और Q2 अपोजिट साइन के होने चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ, जहां पे वर्क एनर्जी पावर की बात आएगी, हम चार्जेस को साइन के साथ रखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो Q1 और Q2 अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सिस्टम का फॉर्मेशन खुद हो जाएगा, सिस्टम खुद के फॉर्मेशन में खुद वर्क करेगा, हमको वर्क मिलेगा, हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मीनिंग ये हो गया कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम स्टिल और वी आर गोइंग टू गेट द वर्क देयर। क्लियर? नाउ थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेज विद आर, विद आर। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हाउ द पोटेंशियल चेंजेस विद आर, आर के चेंज होने में पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से चेंज करती है। तो वहां पे हम देख लें, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी यूज कर टू के Q1 Q2 बाई आर। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हम यहां से क्या कह देते हैं कि अगर R इंक्रीज करेगा U डिक्रीज करेगा, R डिक्रीज करेगा U इंक्रीज करेगा। ये इनकम्प्लीट बात है, क्योंकि यहां पर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। सिस्टम को बनाने में मुझे वर्क करना पड़ सकता है और मुझे वर्क मिल भी सकता है। तो जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी अधिक होगी, और जितना ज्यादा वर्क मिलेगा, अगर वर्क मिलता है पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि वर्क जो हम करेंगे वो जितना ज्यादा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। तो हमारे पास व्हाट आई मीन टू से Q1 और Q2 के साइन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज हम वर्कआउट करेंगे। हमारे पास ये R, ये R पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से भी जाएगी। यहां पे Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस होंगे, Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्जेस होंगे। मींस डिस्टेंस अगर इंक्रीज करे तो ये डिक्रीज करता है। मोर पॉजिटिव से पॉजिटिव वैल्यू यहां पे आ रही है, अधिक मोर पॉजिटिव वैल्यू से लेस पॉजिटिव वैल्यू, मींस आर के इंक्रीज करने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है अगर ये दोनों लाइक चार्जेस होते हैं, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाती है, मींस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो यहां पे ये बात मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, next question. A system consists of charges plus 6 microcoulomb and plus 8 microcoulomb at 2 meter. Find its potential energy. U is equal to हमें पता है K Q1 Q2 by R. K 9 10 power 9, Q1 हमारे पास 6 माइक्रोकूलम, साइन के साथ रख रहा हूँ, पॉजिटिव साइन नहीं रख रहा हूँ, 8 into 10 power minus 6 upon R 2 meter, 2 4 जा 8 is equal to 144 into 10 power minus 3, 9 6 जा 46, 36 into 4 जब 144 into 9 minus 6 3 1 ओके is equal to 0.144 जूल। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता था। यहां से पूछा गया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसको ऐसे पूछा जाता था, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक +6 माइक्रोकूलम का है, दूसरा +8 माइक्रोकूलम का, दूसरे एक दूसरे से इंफिनिटी से, दोनों को इंफिनिटी से एक दूसरे को 2 मीटर डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क डन मस्ट बी डन इन ब्रिंगिंग दीज 2 चार्जेज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट डिस्टेंस 2 मीटर। इसका एक फॉर्मेट और भी हो सकता है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज 2 पॉइंट चार्जेज फ्रॉम ए वेरी लार्ज सेपरेशन और लार्ज सेपरेशन टू 2 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 are at R1 distance initially। मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 and Q2 R1 डिस्टेंस पे हैं initially। Find the work done in changing the separation between them to R2। तो सेपरेशन को R1 से R2 करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सा हम U1 निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सेपरेशन इज
R1 between the charges, it comes out to be KQ1 Q2 by R1. Now, when separation between them is R2, then their potential energy becomes R2. Therefore, from work energy conservation, work is equal to final potential energy minus initial potential energy. KQ1 Q2 1 upon R2 minus 1 upon R1. भाई R1 R2 पॉजिटिव होगा, वैल्यू रखिए। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, अगर आंसर आपका निगेटिव आ जाए तो सिस्टम खुद वर्क कर देगा, आपको वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। मेरे पास Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है, Q3 चार्ज ये है। सपोज करें ये R1 डिस्टेंस, R12 डिस्टेंस पे है, Q2 Q3 चार्जेस R23 सेपरेशन पे है और 3 and 1 चार्ज के बीच की डिस्टेंस R31। फिर मैं सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज। हमने ये कहा कि लेट W1 वर्क इज टू बी डन। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, Q1 को सबसे पहले लेके आ रहा हूं, तब Q2 Q3 मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद Q2 को लेके आऊंगा तो Q1 पहले से मौजूद होगा, फिर Q3 को लेके आऊंगा तो Q1 Q2 दोनों पहले से मौजूद होंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले Q1 को लाने में W1 वर्क किया। जब W1 वर्क करेंगे, क्योंकि पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो नो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देयरफॉर आई हैव टू वर्क 0, मुझे 0 वर्क करना पड़ेगा। जब W2 को लेके आ जाऊंगा, जब सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा, पहले इसको ले आया ना, अब मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा। सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा, पहला चार्ज ये थर्ड चार्ज है, सेकंड चार्ज ये है। जब फर्स्ट चार्ज को लेके आया, पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था, मुझे वर्क डन 0 करना पड़ा। फिर मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा तो पहला चार्ज मौजूद था, तो सेकंड चार्ज जिस पॉइंट पे लेके आऊंगा, पहले चार्ज की वजह से वहां का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो मैंने लिखा 2 का पोटेंशियल वर्क की वजह से, और चार्ज लेके आ रहा हूं Q2। तो ये बेटा हम वर्कआउट करें तो आ जाएगा Q1 Q2 बाई R12। जब मैं थर्ड को लेके आऊंगा, तीसरे को लेके आऊंगा, तो सेकंड भी मौजूद होगा, थर्ड भी मौजूद, फर्स्ट भी मौजूद होगा। तो जिस चार्ज को लेके आ रहा हूं Q3 इंटू इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, अब इन दोनों चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा V3 सेकंड की वजह से प्लस V3 फर्स्ट की वजह से इक्वल टू Q3 ब्रैकेट में V3 थर्ड पॉइंट का पोजीशन सेकंड चार्ज की वजह से प्लस थर्ड पॉइंट का पोजीशन फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन R23 प्लस KQ1 अपॉन R31। इसको वर्कआउट करूं तो मेरे पास आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ये मेरे पास थर्ड पॉइंट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इन तीनों वर्क के सम के बराबर हो जाएगा। Therefore, potential energy of the system is equal to W1 plus W2 plus W3. It comes out to be K Q1 Q2 by R12 plus K Q2 Q3 by R23 plus K Q3 Q1 upon R31. क्लियर? नाउ एक जनरल पॉइंट हम यहाँ पे, एक जनरल चीज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, और वो क्या चीज देखना चाहते हैं, ठीक देखिए, हम समराइज करें नोट करके, हम नोट करके उसको समराइज करना चाहते हैं। कैसे समराइज करेंगे उस चीज को देख लें। हमारे पास नोट करके हम अगर बात करें तो हमने ये देखा था सबसे पहले में, जब मेरे पास केवल एक चार्ज था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहां का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V था, तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V के बराबर था।
फिर हमने दूसरे केस में देखा जब वहां पर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम था Q1 Q2 डिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई थी KQ1 Q2 बाई R12। थर्ड केस में अगर हम देखें यहां पे जब मेरे पास 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम था 1 2 2 3 एंड 3 1, ये जो चार्ज सिस्टम था हमने पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास है KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ3 Q1 अपॉन R31। हम इसमें सिमिलैरिटी क्या देखते हैं? व्हाट सिमिलैरिटी हम इसमें देख रहे हैं? वो सिमिलैरिटी हमारी केवल इतनी है कि हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस है। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे एक आइसोलेटर सिस्टम होता जहां पे सिंगल चार्ज रखा होता, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी की होती, क्योंकि यहाँ पे इसको लाने में क्योंकि कोई दूसरा चार्ज पहले से मौजूद, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद थी, इस वजह से मुझे वर्क करना पड़ा। यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही कोई दूसरा चार्ज है, मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट में, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो है। तो जब सिंगल चार्ज था जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस को अलग कर दें, हम केवल चार्ज सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज दूसरा मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं, इसकी भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंगल पेयर बन रहा है Q1 Q2 का, यहाँ पे तीन चार्जेस है, तीन चार्ज के बीच में जो पेयर की संख्या बनेगी 3C2, 3 पेयर बनेंगे, तीनों पेयर आ गए, पहले Q1 Q2 उनके बीच की डिस्टेंस, फिर Q2 Q3 उनके बीच की डिस्टेंस, फिर Q3 Q1, फिर 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस, उन सबको हमने एडअप कर लिया है। तो अगर हम n चार्जेस की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, वो चीज देख लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा k q i q j अपॉन r i j, i कॉमा j, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू भी 1 से स्टार्ट करें, बट i मस्ट नॉट बी इक्वल टू j। i j आपस में बराबर नहीं आना चाहिए और दोनों को n तक ले जाना है, दोनों को n तक ले जाना है, क्योंकि किसी चार्ज का खुद की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, दूसरे चार्ज की वजह से, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी होती है, इसलिए उस चार्ज को मैंने खुद नहीं लिया है। मींस हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम होता इस प्रकार से Q1 Q2 Q3 Q4, तो मैं क्या कहता, K Q1 Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस प्लस K Q2 Q3 अपॉन दिस डिस्टेंस, K Q3 प्लस Q3 इंटू Q4 अपॉन दिस डिस्टेंस प्लस K Q4 Q1 अपॉन दिस डिस्टेंस। ये तो मेरे पास ऐसे ही केस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास हमने क्या किया, Q1 को लेके आए, मुझे वर्क जीरो करना पड़ा, Q2 को लेके आए तो इसके साथ वर्क करना पड़ा K Q1 Q2 अपॉन सपोज करें R12। फिर हम जब Q3 को लेके आए तो ये दोनों चार्ज आपस में पहले से अवेलेबल हैं, तो K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23, मैं अभी लिख दूंगा उसको। फिर जब मैं इसको लेके आया तो ये पहले से तीन चार्जेस पहले से मौजूद हैं, K Q4 Q3 अपॉन R43, K Q4 Q2 अपॉन R24 अपॉन K Q4 Q1 अपॉन R14। कैसे लिख सकते हैं उसको आपको मैं लिख के बता देता हूं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2, भाई Q1 को लेके आए कोई बात नहीं, बट Q2 को लेके आए तो ये पहले से मौजूद है R12 प्लस K, इसको लेके आ रहे हैं तो ये पहले से मौजूद है Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 R31, ये डिस्टेंस आ जाएगी। फिर मैं 4 को लेके आऊंगा तो उसके लिए तीन टर्म और आ जाएंगी, वो चीज लिख लें, यहां से मैं लिखना चालू कर दूं, K Q4 Q3 R34 प्लस K Q2, भाई थर्ड के साथ पहले पेयर बना लिया, फिर सेकंड के साथ पेयर बनाया R24 प्लस K Q4 Q1
अपॉन R 1/4। तो यहां से 3 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स, यहाँ पे टोटल 6 टर्म, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 4C2 ये वाला C कॉम्बिनेशन वाला 4 × 3 अपॉन 2, 6 टर्म्स आ जाती है। सिंपल सा केस है, इस प्रकार से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल। मैं किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज -Q होता है, एक पॉजिटिव चार्ज +Q होता है। दोनों के बीच की सेपरेशन जो होती है 2a होती है। डायपोल मोमेंट यहाँ पे P होता है और डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो 2aQ के बराबर होती है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे, देन U = KQ1, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है ना ये, बस सेम चीज को मैं अप्लाई करूंगा, -KQ² अपॉन 2। एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, -K ऐसे रहने दें, Q² 2a² से और नीचे 2a × 2a होल स्क्वायर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2a के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, -K 2aQ को P² लिखा जा सकता है अपॉन 8aQ बचा। तो मेरे पास एक फार्मूला तो यही आ जाता है। दूसरा फार्मूला अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म्स से बात करूंगा तो ये आ जाता है। ये मुझे ध्यान रहना चाहिए, ये केवल मैनिपुलेशन है, इसमें ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है। ठीक, इसे रब कर दें। ठीक, नाउ work done in rotating an electric dipole in uniform electric field from θ1 to θ2, from θ1 to θ2। मीन्स क्या है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे एक डायपोल, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, इनके बीच का सेपरेशन 2a है, प्लेस किया गया। ये एंगल अभी थीटा है। तो हमें पता है इस पर एक टॉर्क इधर वर्क करेगा और जो टॉर्क की वैल्यू होगी टाउ = PE sin थीटा के बराबर होगी। वी हैव स्टडीड इट अर्लियर। नाउ वर्क डन in rotating it by d थीटा। सपोज करो ये dw के बराबर है और d थीटा जो रोटेशन है, टॉर्क इधर वर्क करेगा, तो इसको रोटेट करने में मैं इधर एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा और इधर जो मैंने रोटेट किया वो थीटा एंगल पे तो ऑलरेडी था, d थीटा से रोटेट किया इस डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा टाउ एक्सटर्नल, मैं तो यही लगा रहा हूँ, ये तो सिस्टम टाउ लगा रहा हूँ, इंटू डी थीटा = PE sin थीटा डी थीटा। देयरफॉर नेट वर्क डन in rotating that electric dipole from θ1 angle orientation to θ2 orientation in uniform electric field, ये dw के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा।
यहाँ पे इसको हम देखें तो W इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास θ1 to θ2 PE sin थीटा d थीटा। It comes out to be PE sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आता है θ1 to θ2 PE माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। भाई पहले इस थीटा के यहाँ पे θ2 अपर लिमिट लगाऊंगा माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2। This is the work done। θ1 से θ2 तक रोटेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर की तरफ, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म electric field। Electric potential energy of an electric dipole, electric potential energy of an electric dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई बी एस्टैब्लिश्ड इन स्पेस एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कैपिटल पी बी केप्ट इन दिस फील्ड मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जितना एंगल बनाता है उसी को मेक एन एंगल थीटा लिखते हैं। ये बात है। अब यहाँ पे इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्कआउट करना है। यहाँ पे हम क्या करें, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी वेयर प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एंड दिस इज द पॉइंट सी व्हेन माइनस क्यू चार्ज इज केप्ट। हमने क्या कहा कि सबसे पहले इंफिनिटी से प्लस चार्ज को भी ए तक लेके आए और माइनस चार्ज को भी ए तक ले, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लेके आए। प्लस क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क मुझे माइनस क्यू चार्ज को लाने में मिल जाएगा। देयरफॉर नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग बोथ द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट ए इज जीरो। डब्ल्यू ए इक्वल टू जीरो या W1 सपोज कर लें। W is the work done in bringing both the charges plus Q and minus Q from infinity to point A। A पॉइंट तक लाने वर्क डन जीरो हो गया। अब यहाँ पे मैं प्लस Q को भी लेके आया था और माइनस Q को भी लेके आया था। प्लस Q को मैं इधर ले गया, माइनस Q को इधर ले गया, यही काम किया ना। तो जब हमें प्लस Q को इधर ले जाऊंगा तो प्लस Q पे फोर्स इधर वर्क करेगा F प्लस और माइनस Q पे फोर्स इधर वर्क करेगा F माइनस। ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन 2a होगा तो ये 2a sin थीटा हो जाएगा, जबकि दिस डिस्टेंस विल बिकम 2a cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर W2 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम A टू पॉइंट B, A से B पॉइंट तक प्लस क्यू चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा मैं उसको W2 कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू इनटू इस प्लस क्यू चार्ज को मूव करा रहा हूं और ये इनटू VB माइनस VA। VA और VB दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पे है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस क्यू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और वैसे भी देखें दूसरा केस हम कर सकते हैं कि इस पे F प्लस फोर्स इधर काम कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 वो 0 कर देगा. Now let W3 is the work done in bringing minus q charge from point A to point C. Point A to point C. तो ये हो जाएगा माइनस क्यू VC माइनस VA. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है. तो इट कम्स Q और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2A cos थीटा इंटू E इंटू डिस्टेंस 2A क्यूब माइनस PE cos थीटा. Therefore net work done और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. हमें पता है W1 W2 दोनों जीरो हैं, तो नेट वर्क डन आ जाएगा माइनस PE cos थीटा. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिएंटेशन एंगल थीटा. यू मैक्सिमम जो हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, माइनस PE cos 90 इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आ जाएगा. यू मिनिमम जो आ जाएगा माइनस PE cos 180 प्लस PE. ठीक, ये जो मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है 0 हम कहें और इसको प्लस PE करें, प्लस PE जो मेरे पास आ रहा है ये मिनिमम आ रहा है और ये मैक्सिमम आ रहा है. क्या जस्टिफाइड है? जरा सोच के देखिएगा, ये जस्टिफाइड है? क्या सोचा आपने? जस्टिफाइड है? नहीं भाई साहब, ये जस्टिफाइड नहीं है. जो यू मैक्सिमम आएगा और जो यू मिनिमम आएगा, ये तो मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है. तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए, ये प्लस ही आएगा, और ये मिनिमम जो आएगा थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा. तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस PE. कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के ओरिएंटेशन को बनाए रखना चाहता है, अगर वहां से डिस्प्लेस किया जाता है तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ टेंड करता है, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो, मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाली हो. तो इसीलिए हमने वहां पर जब हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की स्टडी कर रहे थे तो वहां पे जब हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मिनिमम 0 डिग्री पे थी. थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया, cos थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है अगर 0 डिग्री एंगल ना हो, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी. वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रीगेन करने के लिए वापस लौट रहा था और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था. क्लियर? एनर्जी के टर्म्स में ये बात कही जा सकती है. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए hollow sphere. Suppose hollow conducting sphere. Electric potential energy of a part A कर लें, hollow sphere. ये स्पेयर चार्ज है ऑब्वियसली. हमने कहा लेट Q बी द टोटल चार्ज एंड R बी द रेडियस ऑफ द स्पेयर. ये हॉलो स्पेयर. फिर हमने ये इसको हमने क्या किया कि भाई चार्ज के पहले 0 रहा होगा और 0 चार्ज से धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज करेगा. तो जब पहले चार्ज 0 रहा होगा तो इसका पोटेंशियल 0 रहा होगा. उसका थोड़ा सा चार्ज हमने इंक्रीज किया तो बाहर से जो थोड़ा सा इंक्रीज चार्ज किया तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा, यानी कुछ पोटेंशियल हो गया होगा. बाहर से जो एक्स्ट्रा दोबारा चार्ज लेके आए होंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल कुछ हो गया तो हमें वर्क करना पड़ा होगा. ये जो वर्क जब तक टोटल चार्ज बढ़ाते बढ़ाते इंक्रीज करते करते कैपिटल क्यू ना हो जाए मुझे वर्क करना पड़ा होगा. जितना वर्क मैंने किया होगा दैट वर्क इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी.
The work done in charging a hollow sphere is stored in the sphere electric field at its potential energy. उस पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्कआउट करते हैं यहाँ पे. Let V be the potential, capital V be the potential of the hollow sphere when it stores charge capital Q on its outer surface. Then its potential will be KQ by capital R. Let dW work be done in further increasing the charge by dQ. हम Q चार्ज तो था ही, हम चार्ज को dQ अमाउंट से और इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि इसका V पोटेंशियल हो गया, तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को. भाई इसका तो पहले ही हमने ये सपोज कर लिया कि हम इस पे स्मॉल q चार्ज ला चुके हैं, तो इसका पोटेंशियल V है. तो अगर हम इंफिनिटी से dq चार्ज लेके आ जाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा dq इंटू v k बाई आर q dq. Therefore नेट वर्क डन इंटीग्रेशन dw k बाई आर कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा q dq. भाई स्टार्टिंग में चार्ज 0 रहा होगा, बाद चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा. इसको अगर मैं वर्कआउट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W आ जाएगा, और W को यहां से देखो k बाई आर ऐसे, और Q का Q स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q k Q square by 2R. This is the potential energy of a hollow sphere having charge minus Q. Now part B. So, potential energy of solid sphere. A solid sphere, let a solid sphere of radius capital R, let a solid sphere of radius capital R having total charge capital Q uniformly distributed over its entire volume. तो जब वॉल्यूम में चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली अंदर चार्ज तभी पाया जाएगा जब सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज तभी पाया जाएगा जब वो नॉन कंडक्टिंग होगा. अगर कंडक्टिंग होता तो फिर हॉलो स्फीयर वाला केस आता, क्योंकि टोटल का टोटल चार्ज सरफेस पे आ जाता. ठीक है, तो मेरे पास ये चार्ज एक इस सॉलिड स्फीयर है और कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली इसके टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल Q चार्ज. तो अगर हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट आउट करें तो वो आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. इसको हम लिखेंगे 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब. क्योंकि ये कांस्टेंट होगा इसलिए अभी हम इसकी वैल्यू रो ही लेके चलेंगे, फाइनल स्टेप में कहीं पे रो की वैल्यू लिख देंगे हम. ठीक, हमने क्या किया, इसकी x रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया और देखा इस पे चार्ज जो माना उसको स्मॉल q माना, और इस रेडियस का क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका रेडियस को स्मॉल dx यानी कि dx से इंक्रीज करने पे, भाई जब इसका हम x रेडियस था तो इस पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज इस पे होगा, और जब इसका रेडियस हम इंक्रीज करेंगे dx से तो ये जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो फर्स्ट टर्म वाला पार्ट आ रहा है, इसमें जितना चार्ज इंक्रीज करेगा उस चार्ज को इंक्रीज करने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो हम देखते हैं. ठीक, तो हमने कहा कंसीडरिंग ए concentric solid sphere of radius capital small x, let charge on it be small q. तो small q की वैल्यू अगर निकालें तो वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई x क्यूब. अगर मैं इसको कैपिटल Q की वैल्यू रो की वैल्यू लिख भी दूं तो मेरे पास 3 कैपिटल Q 4 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई x क्यूब आ जाएगा. 4 पाई से 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन R क्यूब इंटू Q अपॉन R क्यूब
इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। The potential of the surface of this sphere of radius capital small x, the potential at the surface of the elementary sphere of radius small x, तो स्मॉल x रेडियस पे जो पोटेंशियल होगा k क्यू बाई एक्स आ जाएगा, k क्यू बाई एक्स आ जाएगा। Let dw be the work done in increasing this elementary spheres of radius x by dx। इसके रेडियस को dx से इंक्रीज करने पे, क्योंकि x रेडियस है, dx इज वेरी स्मॉल, इतना रेडियस इंक्रीज करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं इस एलिमेंट्री स्फीयर जिसका रेडियस x है उसके रेडियस को dx से इंक्रीज करूंगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो उस पे चार्ज है वो भी इंक्रीज करेगा। सपोज करो जो चार्ज इंक्रीज करेगा वो dq से इंक्रीज करता है, तो ये आ जाएगा v इंटू डी क्यू, इट कम्स आउट टू बी k क्यू x इंटू डी। अब हमें dq निकालना है, उसकी वैल्यू यहां रखनी है। तो dq इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री स्फीयर ऑफ रेडियस x बाई dx। जब रेडियस को dx से इंक्रीज करते हैं तो देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है। तो dq इक्वल टू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू dv, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की बात करूंगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 4/3 पाई आर 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, this is the density, volume charge density, and volume इंक्रीज आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, therefore dq इक्वल टू 3q बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मेरे पास यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी। dq की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 3 पे प्लेस करूं, देन dw इक्वल टू आ जाएगा k बाई एक्स। जो q की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, q ये दिस स्मॉल q अगर याद करें तो वो आ गई थी q बाई आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 3q बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज इक्वल टू, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा k 3k क्यूब स्क्वायर बाई आर पावर क्यूब 6 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स। Therefore, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन। ये इंटीग्रेट करेंगे dw को 3 कैपिटल K क्यूब स्क्वायर अपॉन r की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स। रेडियस को जो हम इंक्रीज करेंगे सॉलिड स्फीयर का 0 से लेके कैपिटल R। 3k कैपिटल Q स्क्वायर बाई r की पावर 6 इंटीग्रेशन 0 टू r x की पावर 4 dx। u इक्वल टू 3k Q स्क्वायर बाई r की पावर 6 x की पावर 5/5 इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगा 0 टू r। इसको आप वर्कआउट करेंगे 3k Q स्क्वायर बाई r की पावर 6 इंटू r की पावर 5/5। 3k Q स्क्वायर
upon 5r. This is the potential energy of the uniformly charged solid sphere of radius capital R and total charge capital Q. क्लियर है इतना? अब ये तो फॉर्मूले भी हमें मिल जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में है वहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं, थोड़ा स्लाइटली चेंज आ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहा है। ठीक, अब जो हमने मेथड सीखा है डेरिवेशन में, अगर किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में उठाऊंगा, ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उठाऊंगा जहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंटरमीडिएट रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, तो हमें तो फाइनल रिजल्ट याद रहता है ना, और इंटरमीडिएट रिजल्ट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, कहां से पूछ लेंगे मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए ये चीज मुझे आनी चाहिए। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। Now, next topic, equipotential surfaces. इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एनी सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम। Any surface at which electric potential of every point is same is called equipotential surfaces. किसी भी सरफेस पे जिसके सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी सरफेस पे जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उस प्रॉपर्टीज को हम देख लें। पहली प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज सेम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। द फर्स्ट टाइम सेम पोटेंशियल भी सेम होता है हर पॉइंट का। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सभी बातें मैं एक्सप्लेन करूं, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नंबर 3 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। नंबर 3, no work has to be done in moving any charge from one point to other point on equipotential surface. अगर हमारे पास वर्क की हम बात करें, एक चार्ज है, Q चार्ज है, उसको हम V फाइनल इनिशियल से V फाइनल तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल VI है, VF पोटेंशियल तक हम चार्ज को मूव करें तो जो वर्क होता है वो इतना होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है, वर्क डन 0 हो जाता है। नंबर 4, वर्क डन 0 होता है। नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास पास होते हैं एंड फार्दर टू ईच अदर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे कम स्ट्रॉन्गर या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे दूर दूर पे होती है। कैसे? हम ये जानते हैं, V = -E dr, therefore डेल्टा V = दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जिनका पोटेंशियल V1 और V2 है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है। ये बात लिखी जा सकती है या dV लिखा जा सकता है। therefore dr = dV - E और dr is proportional to 1/E। तो एक dr is the separation between two electric equipotential surfaces। dr ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अधिक कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक होगी तो डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अधिक होती है। क्लियर? इतनी बातें। नाउ कमिंग टू सम फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 6, द नॉलेज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस
in electric field region, the knowledge of equipotential surface in electric field region is used in determining strength or intensity of electric field and its direction. हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हाई से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर ही हमें पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को ले जाएंगे, टेस्ट चार्ज को, तभी हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल सरफेस है उसका पोटेंशियल V1 है और ये V2 है, तो V2 से V1 की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये V1 से V2 की तरफ जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अधिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ होती है। क्लियर? तो नॉलेज ऑफ टू और मोर equipotential surface is used in determining the strength, that is intensity and direction of electric field in that region. Now, equipotential surface due to different types of charges or charge distribution. Equipotential surfaces due to various charge systems, various charge systems. Part 1, point charge. अगर हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ले लें, हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो KQ बाई स्मॉल r होता है। मीन्स इससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r होता है। मीन्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा वो इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला जो चार्ज सरफेस होता है, चार्ज सरफेस नहीं केवल सरफेस होता है, जिसको हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, क्योंकि सरफेस से सभी पॉइंट का इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सेम होगा, वो एक स्फीयर होगा। ठीक, यहाँ से मेरे पास ये स्फीयर आ जाएगा जिसका रेडियस स्मॉल r होगा और इसका इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, सेम पोटेंशियल पे लाई करेगा। ठीक, दूसरे तरीके से अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी परपेंडिकुलर अगर हम जाएं तो हमें एक स्फीयर ही मिलेगा जिसका रेडियस स्मॉल r। ठीक, प्रॉपर्टी ये होगी यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम यहाँ से ये एक पॉइंट A है, ये दूसरा पॉइंट B है, किसी भी प्रकार से एक रास्ता तो ये सीधे किसी चार्ज को ले जाए, दूसरा ऐसे ले जाए और तीसरा ऐसे ले जाए। ये मेरे पास थर्ड ये स्ट्रेट पार्ट ए बी हो, सेकंड ये कर्व पार्ट इस प्रकार से हो, एंड थर्ड दिस पार्ट। तीनों ही केस में जो चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, क्योंकि ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, किसी भी चार्ज को ए से बी पॉइंट तक या बी से ए पॉइंट तक ले जाए हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट चार्ज। नंबर 2, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज, अगर लीनियर चार्ज की हम बात करें तो मेरे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, लैम्डा कूलम पर मीटर इसके चार्ज डेंसिटी कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर हम इस पे देखें r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये है, हमें पता था इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट डिफाइंड होता है, ये हमें बताया गया था, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन साथ में ये भी पता था कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिनके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, मीन्स इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये कैसा एक लाइन है,
लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जो सरफेस होता है वो एक सिलेंडर होता है। तो जो हमें सरफेस मिलेगा यहाँ पे वो एक सिलेंडर मिलेगा। ये सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ पर देखें तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, दूर की तरफ होगी। मीन्स ये जो सरफेस होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कंडीशन इसको ये वेरीफाई कर रहा है। तो स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा। कंडीशन है एक बात की कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, या दूसरा अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ना हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल। सपोज करिए 1 मीटर हो तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा हो जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मुझे मिल जाएगा। नाउ थर्ड, यहाँ पे तीसरा हम सीट की बात करें, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट की बात करें या प्लेट की बात करें। 2 लेयर फॉर द प्लेट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगल लेयर ऑफ चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ही बात है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इस केस में अगर मेरे पास ये कोई सीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो अगेन विल बी ए प्लेन, ये सरफेस होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस will be a plane parallel to this plane sheet, and if it is a plate तो पैरेलल टू दिस प्लेट, ये एक प्लेन होगा पैरेलल टू प्लेन सीट और प्लेट। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर 4, ये चार्ज सिस्टम की बात हो रही है। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर पे हमें पता है जो चार्ज पाया जाएगा वो आउटर सरफेस पे हम चार्ज ले रहे हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। इंटायर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, या इंटायर वॉल्यूम का जो पोटेंशियल होता है KQ/R होता है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ना होके इनसाइड द स्फीयर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा। अगर कैपिटल R रेडियस है, ठीक, किसी भी रेडियस का हम एक स्फीयर हॉलो एक स्फीयर सरफेस स्फीयर का सरफेस ले लें इनसाइड द दिस हॉलो स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है। हम कोई भी स्फीयर ले लें इस प्रकार का जिसका रेडियस के रेडियस के से कम हो या इसके बराबर हो, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका पोटेंशियल सेम होगा जो इसके। तो वैसे हमारे पास एक से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं मिलते हैं, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। अभी प्लेन सीट की बात की थी, तो प्लेन सीट अगर मेरे पास ये प्लेन सीट हो, ये जो पाम है वो एक प्लेन सीट हो, तो ये पाम इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे ये सिमेट्रिकल इधर होगा वैसे ही इधर भी एक सिमेट्रिकल सरफेस होगा। तो इस प्लेट की वजह से 2 मिल जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनका पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विच आर फाउंड इनसाइड द हॉलो स्फीयर जिनका पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज KQ/R। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जहां पे हम पूछ सकते हैं कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करिए जिसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की संख्या हमें मिलती है वो इनफाइनाइट मिलती है, जिनका पोटेंशियल सेम हो। कंडीशन ये है, वैसे इनफाइनाइट हर जगह मिल जाएगी लेकिन जिनका पोटेंशियल सेम हो वो इनफाइनाइट नहीं होता है। हमने एक देखा पहले केस में हॉलो पॉइंट चार्ज की वजह से, ये चार्ज डेंसिटी की वजह से एक, और इसके बाद जो सेम पोटेंशियल पे हो, कंडीशन इज दैट वन। इसके बाद हमारे पास हॉलो स्फीयर आता है, प्लेन सीट आता है सॉरी, या प्लेट आता है, उसके लिए वैसे 2 मिलते हैं, एक इधर और एक इधर, और हॉलो स्फीयर आता है, इनफाइनाइट मिलते हैं जिनका पोटेंशियल KQ/R है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम पॉइंट इससे बाहर ले जाएं तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, अंदर नहीं होगी, अंदर नहीं होगी। तो ये हर जगह पे 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से हॉलो स्फीयर और पॉइंट चार्ज दोनों की वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते केवल पॉइंट चार्ज की वजह से मिलेगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से नहीं। सॉलिड स्फीयर, अगर ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्ज तो पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये मेरे पास जीरो पोटेंशियल का होगा। इससे जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, या सॉरी ये जीरो पोटेंशियल पे नहीं होगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे हमने पढ़ा था VC इक्वल टू 3/2 KQ/R। सरफेस से पढ़ा था KQ/R, आउटसाइड पढ़ा था KQ/r, और इनसाइड पढ़ा था KQ/R³ 2R³ 3R² माइनस R²। मीन्स अगर R सेम हो, स्मॉल r सेम हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। यहां से भी एक्सप्रेशन से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलेगा। तो इसकी वजह से भी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। आप जब एग्जाम में आ जाए तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिखा दीजिए। नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, वही इलेक्ट्रिक डायपोल हम की तरह का एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। -q चार्ज है, +q चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक, हम डायपोल की बात नहीं करते, लेकिन डायपोल के लिए यही आएगा। तो यहाँ पे हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्रकार से ड्रॉ करें। ठीक, किस प्रकार से ड्रॉ करें। यहां पे देखें, ऐसे सभी पॉइंट, या अगर हम प्रॉपर्टी बेसिस पहले ड्रॉ करने का प्रयास करें, ऐसे सभी पॉइंट जो जीरो पोटेंशियल पे होंगे, में जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इसकी वजह से होगा उतनी निगेटिव पोटेंशियल, वो सभी पॉइंट वो होंगे जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे पहली बात, जो इक्वी डिस्टेंस का मिड पॉइंट होगा, तो एक प्लेन हम ले लें, ये जो प्लेन होगा ऐसे, और हम अगर बात करें तो ये जो प्लेन होगा इस प्रकार से, दिस प्लेन इस प्रकार से, ऐसे नहीं, ऐसे, ये जो प्लेन होगा इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस, हर पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन होगा। इसके बाद हमारे पास जैसे जैसे हम चार्ज Q के पास आएंगे, हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, इस चीज को हम देखेंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहां पर इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी। तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रॉ किया था ग्राफ। तो हमने देखा था -q चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, +q चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पास होती हैं, और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेज दूर दूर जाने लगती है एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे जाने में डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, और इसके आगे मिनिमम होते ही चला जाएगा। ठीक, तो इस केस में हम क्या करें, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इधर हमारे पास अगर ये पास हो तो यहाँ पे दूर दूर आना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें
इस प्रकार से। और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। इन द सेम वे, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। नाउ यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी होती तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सीधे सीधे इस प्रकार से आ रही होती है, 90 डिग्री पे है। और इसके अलावा अगर यहाँ से जाएं तो हमें इससे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ड्रॉ करना होगा, समथिंग लाइक दिस। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी या डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, जैसे इधर पास पास होंगे इधर दूर दूर होंगे। इस बात को ध्यान में रख के हम करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये अनलाइक चार्जेस की वजह से थी। अगर लाइक चार्जेस हो, दोनों ही प्लस क्यू और प्लस क्यू हो तो क्या होगा, इन दैट केस हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस बात को समझ लो। यहाँ पे मेरे पास ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। हमें पता है कि इसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहां से इस पॉइंट से इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। दोनों ही केस है। यहाँ पे तेजी से डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा, इधर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी। तो इधर जो होगा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पास पास होंगे, इधर दूर दूर होंगे। ठीक, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पास। ठीक, यहां पे ये इधर जाएगा, यहां पास ही रहेगा। यहाँ पे ये इधर जाएगा, यहाँ पे पास ही रहेगा। इधर हम ड्रॉ करना चाहे सेम चीज को हम फॉलो कर सकते हैं, सेम थिंग वी विल फॉलो हियर। इधर दूर दूर रहेगा और इधर इसके कंपैरेटिवली पास पर है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड कहीं पे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करें, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक, तो अगर आप बुक्स में देखें तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, उसको जरा एक बात इसमें और ऐड करनी है, इसलिए मैंने बुक का नाम दिया। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को बांधने के लिए। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ये सपोज करते हैं इस प्रकार से हम मूव करें, ये प्लेन हमें मिल जाएगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक, अगर ये V1 है ये V2 है तो ऑब्वियसली V1 बड़ा होगा V2 से, क्योंकि V2 की तरफ जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो भी हमारे पास इसी प्रकार से डायग्राम मिलेगा। रीजन क्या है उस बात को समझ लें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। हाँ, ये डिफरेंस नॉन यूनिफॉर्म में कुछ और हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू, अगर इनके बीच की डिस्टेंस d हो तो V1 माइनस V2 इक्वल टू इस केस में ED के बराबर आएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास V1 माइनस V2 वो ग्रेटर देन ED भी आ सकता है क्योंकि E यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो वहां पे इंटीग्रेट करके मिलेगा। ठीक, नाउ ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में दूंगा। ओके, गुड डे।